नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों के बहुवैकल्पिक प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला पाठ है, यह है मेरा परिवार। तो इसमें पहला प्रश्न है, यह है मेरा परिवार पाठ में कौन सी कविता के माध्यम से परिवार के बारे में बताया गया है। तो यहाँ देखिए, कविता का नाम है प्यारा घर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा प्यारा घर। अगला प्रश्न है, यह है मेरा परिवार कविता में आशा के परिवार में कौन कौन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आशा तीसरी कक्षा में पढ़ती है, उसके परिवार में माँ, पिताजी व एक छोटी बहन है, और जो उसकी सहेली शिवानी है, शिवानी के परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, एक बहन और एक भाई है। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा आशा के परिवार में माँ, पिताजी और एक छोटी बहन है। और शिवानी के परिवार में अगला प्रश्न है, शिवानी के परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं। तो हमने अभी पढ़ा, शिवानी के परिवार में है दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, एक बहन और एक भाई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आशा का परिवार जब गांव पहुंचता है तो सभी ने बड़ों का सत्कार कैसे किया। तो यहाँ देखिए, आशा का परिवार जब गांव पहुंचा तो सब खुश हुए, सभी ने बड़ों के पैर छुए। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा उनका सत्कार किया गया बड़ों के पैर छूकर। पांचवा प्रश्न है, किस त्योहार के अवसर पर घर पर सफाई की जाती है। तो आप सभी को पता है, दिवाली पर सफाई की जाती है। अगला प्रश्न, दिवाली के दूसरे दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो दिवाली से दूसरे दिन मनाया जाता है भैया दूज का त्योहार। अगला पाठ है, खेलें कूदें मौज मनाएं। तो पहला प्रश्न है, 100 मीटर दौड़ में शिवानी जावेदा के साथ दौड़ रही थी, अचानक कौन गिर गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि 100 मीटर की दौड़ में शिवानी जावेदा के साथ दौड़ रही थी, अचानक उसने देखा जावेदा गिर गई। तो कौन गिरा? जावेदा गिरी थी। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ख, जावेदा गिर गई। अगला प्रश्न है, कैरम इंडोर खेल है, तो निम्नलिखित में से आधुनिक खेल कौन सा है। फुटबॉल, कुश्ती, वीडियो गेम या कोई नहीं। तो इनमें आधुनिक खेल है वीडियो गेम। निम्नलिखित में कौन से खेल में बॉल का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखिए, खो खो में जी नहीं किया जाता, कबड्डी में भी बॉल का प्रयोग नहीं किया जाता, रस्सा कसी में भी नहीं किया जाता, फुटबॉल में बॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुराने समय में खेला जाने वाला खेल है। तो पुराने समय में खेला जाने वाला खेल है गिल्ली डंडा। पांचवा प्रश्न है, हॉकी, क्रिकेट आउटडोर गेम है जो बाहर मैदान में खेले जाते हैं। तो इनमें से एक अन्य आउटडोर खेल कौन सा है। शतरंज, अंदर खेल सकते हैं। कुश्ती भी इंडोर में खेली जा सकती है। बाहर खेले जाने वाला है फुटबॉल। छठा प्रश्न है, शिवानी के विद्यालय में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ देखिए, आज शिवानी के विद्यालय में खेल दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ग, खेल दिवस। सातवां प्रश्न है, आपके विद्यालय में तिरंगा कौन कौन से अवसरों पर फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो तिरंगा स्वतंत्रता दिवस पर भी फहराया जाता है और गणतंत्र दिवस पर भी। तो हमारा उत्तर होगा ग, क और ख दोनों। अगला प्रश्न है, तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं। तो आप सभी को पता है, तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा।
9वां प्रश्न है तिरंगे झंडे में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है और जो केसरिया रंग है वो शौर्य का या फिर कह सकते हैं कि बलिदान का प्रतीक है। 10वां प्रश्न है खेलें कूदें मौज मनाएं पाठ में एक जगह रस्सा कस्सी का खेल हो रहा था, तो उस समय मैदान में दूसरी जगह मैदान में कौन सा खेल चल रहा था? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों टीमें रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींचने में पूरा जोर लगा रही थी, तो ये रस्सा कस्सी का खेल हो रहा था। दूसरी जगह कबड्डी का खेल चल रहा था। तो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा कबड्डी। चलिए अब तीसरे पाठ मिलकर करें काम के बहुवैकल्पिक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में सही तुकबंदी नहीं है, जैसा करोगे काम वैसा मिलेगा परिणाम। जी तुकबंदी है। देखो कैसे कैसे काम, काम से होता नाम। काम करो भाई काम करो, जग में अपना नाम करो। घरों में काम बाहर काम, फिर भी कुछ नहीं होता काम। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही तुकबंदी नहीं है, तो ये जो घ ऑप्शन है इसमें सही तुकबंदी नहीं लग रही। अगला प्रश्न है दूसरा, मिलकर करें काम पाठ में नेहा और आरती में से आरती कौन सा काम स्वयं नहीं करती है? तो यहाँ देखिए आरती ने कहा मैं भी तैयार तो अपने आप होती हूँ, लेकिन मेरे बालों की चोटी मेरी माँ बनाती है। तो आरती के बालों की चोटी आरती की माँ बनाती हैं, आरती खुद नहीं बनाती। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा बालों की चोटी बनाना। बालों की चोटी बनाने का काम आरती की माँ करती हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कार्य है जो माँ नहीं करती? बर्तन धोना, खाना बनाना। जी हाँ, माँ ही खाना बनाती हैं। बिजली का बल्ब लगाना, चारा बनाना। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है बिजली का बल्ब लगाना, ये काम माँ का नहीं है, ये काम पिता का है। चौथा प्रश्न है एक अध्यापक के लिए कौन सा कार्य निषेध है, अर्थात किस कार्य के लिए मनाही है? वोट बनाना। जी कोई मनाही नहीं है, अध्यापक वोट बनाते हैं, जनगणना भी करते हैं, चुनावी कार्य भी करते हैं। ऑप्शन घ बच्चों की पिटाई इस कार्य की मनाही है। पांचवा प्रश्न यदि आपको गाड़ी ठीक करानी है तो आप किसके पास जाएंगे? दर्जी के पास, दुकानदार के पास, मैकेनिक के पास या प्लम्बर के पास? तो हमारा उत्तर होगा मैकेनिक। छठा प्रश्न जूतों की मरम्मत का कार्य मोची करता है, तो खिड़की दरवाजों की मरम्मत कौन करता है? खिड़की दरवाजों की मरम्मत करता है बढ़ई। सातवां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा संबंधित नारा नहीं है? मत छीनो बचपन बच्चों का, साथ उन्हें दे दो बस्तों का। ये तो शिक्षा से संबंधित है। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी, शिक्षा बिना दुनिया अधूरी। हाथ धोकर तुम काम करो, स्वास्थ्य अपना मजबूत करो। तो ये वाला जो नारा है ये शिक्षा से संबंधित नहीं है, ये स्वास्थ्य से संबंधित है। चलिए अब हम चौथे पाठ के बहुवैकल्पिक प्रश्न करते हैं। पाठ का नाम है चलें साथ साथ। पहला प्रश्न है गौरव के दादाजी को कम दिखाई देता है, अब वो देखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? बैंत, ब्रेल, चश्मा या व्हीलचेयर? तो वो चश्मा का प्रयोग करते हैं। पत्ता खुरदरा है, यह तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो हमें पता चलेगा उसे छूकर। तुम अपने घर में बुजुर्गों की मदद कैसे करते हो? उनके पांव छूकर, उनकी बातें अनसुनी करके, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखकर, उनको समय नहीं देकर। तो सही उत्तर होगा उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखकर। चौथा प्रश्न है जो लोग देख नहीं सकते वे किस लिपि की मदद से पढ़ते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रेल लिपि की मदद से। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो ब्रेल लिपि
6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पाठ में कि यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये देखिए, यहाँ पर भी 6 बिंदु हैं, यहाँ पर भी 6 बिंदु हैं, सब जगह 6-6 बिंदु हैं। तो ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। चलिए अब 5वें पाठ खाएं मौज मनाएं के बहुवैकल्पिक प्रश्न करते हैं। हमारे शरीर को ताकत कहाँ से मिलती है? तो हमारे शरीर को ताकत मिलती है भोजन से। सुबह सुबह जो भोजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रसाद, डिनर, नाश्ता या लंच। तो सुबह वाले भोजन को कहते हैं हम नाश्ता। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा दक्षिण भारत का व्यंजन है? हलवा, चूरमा, चाउमीन? नहीं, दक्षिण भारत का व्यंजन है डोसा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुजरात राज्य का व्यंजन है? इडली, मछली, सांभर या ढोकला? तो गुजरात का व्यंजन है ढोकला। बाकी सभी दक्षिण भारत के व्यंजन हैं। 5वां प्रश्न है, खीर बनाते समय कौन सी वस्तु प्रयोग नहीं आती? चावल का प्रयोग किया जाता है, चीनी का भी किया जाता है, दूध का भी किया जाता है, तेल का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ पौधों से प्राप्त नहीं होता? चावल, जी हाँ, पौधे से प्राप्त होता है। दूध पौधे से प्राप्त नहीं होता है। आगे जो है मटर और गेहूं, ये दोनों पौधे से प्राप्त होते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पशुओं से सीधे तौर पर प्राप्त होता है? पनीर, जी नहीं। दूध से पनीर बनता है। लस्सी, जी नहीं। घी भी प्राप्त नहीं होता। दूध, तो पशुओं से दूध प्राप्त होता है, दूध से ही बाकी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन सा खाद्य पदार्थ उबालकर खाया जाता है? तो उबालकर क्या खाते हैं? मूंगफली को, जी नहीं। सेब को, नहीं। चावल को हम उबालकर खाते हैं। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पकाकर खाया जाता है? आलू, जी हाँ, आलू को पकाकर खाते हैं। सेब, जी नहीं। खीरा को भी नहीं, कच्चा ही खाते हैं। फ्रूट चाट, जी नहीं। 10वां प्रश्न है, भोजन करने संबंधी कौन सी आदत सही है? कौन सी आदत सही है? खाते समय टीवी देखना, गलत है। भोजन झूठा छोड़ना, ये भी गलत आदत है। खाने से पहले हाथ धोना, जी हाँ, ये आदत सही है, खाने से पहले हाथ धोना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ फास्ट फूड में नहीं आता? नूडल्स, बर्गर, चिप्स, ये तीनों फास्ट फूड हैं, और दालें फास्ट फूड में नहीं आती हैं। चलिए अब छठे पाठ किस पर पकाएं किस में खाएं के बहुवैकल्पिक प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बर्तनों का प्रयोग पकाने में नहीं होता? लोहा, एल्यूमिनियम, लकड़ी या प्लास्टिक? प्लास्टिक का प्रयोग पकाने में नहीं कर सकते, वो जल जाएगी। अगला प्रश्न है, कढ़ाई बनी होती है। कढ़ाई किससे बनी होती है? लकड़ी से, लोहे से, पत्थर से या प्लास्टिक से? तो आपको पता होगा, कढ़ाई लोहे से बनी होती है। तीसरा प्रश्न है, सामान्यतः इनमें से दूध के साथ क्या नहीं खाया जाता? दलिया खा सकते हैं, केला भी खा सकते हैं, गुड़ भी खा सकते हैं। दही को दूध के साथ नहीं खाया जाता। चौथा प्रश्न है, कौन से अनाज का प्रयोग रोटी बनाने में नहीं होता? गेहूं का, जी हाँ, गेहूं की रोटी बनाई जाती है। बाजरे की भी रोटी होती है, मक्का की भी रोटी बनाई जाती है, ग्वार की रोटी नहीं बनाई जाती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मसाला नहीं है? धनिया, जी हाँ, ये मसाला है। हल्दी भी मसाला है, मिर्च भी मसाला है, पर ये जो खीरा है ये मसाला नहीं है। आगे है 7वां पाठ, पार्क में पिकनिक। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पेड़ का तना मोटा नहीं होता है? नीम का, पीपल का, आम का या टमाटर का? तो टमाटर का तना मोटा नहीं होता है, छोटा सा पौधा होता है टमाटर का। अगला प्रश्न है,
दूसरा, निम्न में से कौन सी बेल नहीं है? घिया की बेल है, करेला की भी बेल है, पालक की बेल नहीं होती, तरबूज की भी बेल ही होती है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा फूलदार पौधा नहीं है? सदाबहार, गुलदाउदी, मोगरा या मेथी? तो मेथी है, ये फूलदार पौधा नहीं है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कांटेदार होता है? नागफनी? जी हाँ, नागफनी का पौधा कांटेदार होता है। चमेली का, मोगरा और आक, इनमें कांटे नहीं होते। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ की पत्तियां नुकीली होती हैं? आम की? जी नहीं। बादाम की? जी नहीं। चीड़ की? जी हाँ, चीड़ की पत्तियां नुकीली होती हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, चीड़ के पेड़ की पत्तियां नुकीली हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ की पत्ती छोटी होती है? आम की, अमरूद की, जामुन की या नीम की? तो ये जो चार इन्होंने पेड़ दिए हैं, इनमें नीम की पत्ती सबसे ज़्यादा छोटी होती है। सातवां प्रश्न है, पेड़ कहलाते हैं काला सोना, पीला सोना, हरा सोना या सफ़ेद सोना? तो पेड़ों को हरा सोना कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, पेड़ों से हमें क्या नहीं मिलता? तो यहाँ लकड़ी भी पेड़ों से मिलती है, औषधियाँ, दवाइयाँ भी मिलती हैं, कागज़ भी पेड़ों से ही बनता है, पर जो प्लास्टिक है वो पेड़ों से नहीं मिलता। नौवां प्रश्न, आप पिकनिक मनाने कहाँ जाते हैं? पार्क में, अस्पताल में, डाकघर में या बैंक में? तो पिकनिक मनाने की जगह इनमें से पार्क है। आगे है आठवां पाठ, उपजे सोना खेतों में। पहला प्रश्न है, गेहूं के साथ कौन सी अन्य फसल नहीं उगाई जाती? चना, सरसों, मेथी या बाजरा? तो इनमें से बाजरा जो है वो गेहूं के साथ नहीं उगाया जाता। निम्नलिखित में से फसल के रूप में नहीं उगाया जाता? किसे फसल के रूप में नहीं उगाया जाता? चौलाई, मक्का, सूरजमुखी या धान? तो ये जो चौलाई है इसको फसल के रूप में नहीं उगाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म छांटिए। तो इनमें से गलत क्या है? गेहूं, अनाज, ठीक है। ज्वार, तेल, जी नहीं। चना, दाल, ये भी ठीक है। गन्ना, गुड़, ये भी ठीक है। तो ज्वार से तेल नहीं निकलता है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः हरियाणा के किस जिले में बाजरे का उत्पादन नहीं होता? भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़ या पंचकुला? तो पंचकुला ज़्यादातर शहरी इलाका है, यहाँ पर बाजरे का उत्पादन नहीं होता है। हरियाणा में चाय की खेती कौन से ज़िले में की जाती है? तो चाय की खेती करनाल, सोनीपत, अंबाला या इनमें से कोई नहीं। हरियाणा में चाय की खेती कहीं भी नहीं की जाती। अगला प्रश्न है छठा, निम्नलिखित में कौन सा औजार खेती कार्यों में प्रयुक्त नहीं होता? कस्सी, जी हाँ, जिसे हम फावड़ा कहते हैं। हल, दरांती, प्लास का प्रयोग बिजली के कामों में किया जाता है, खेती के कामों में नहीं किया जाता। आगे है, इनमें से कहाँ पर फसल बेची जाती है? अनाज मंडी, जी हाँ, अनाज मंडी में ही फसल बेची जाती है। बैंक, अप्पू घर, डाकघर, यहाँ पर फसल नहीं बेची जाती। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तिलहन फसल कौन सी है? तो तिलहन कौन सी है जिसमें से तेल निकलता हो? धान, चना, सरसों या गेहूं? तो सरसों तिलहन फसल है, सरसों में से तेल निकलता है। आगे है नौवां पाठ, बात पत्तियों की। निम्नलिखित में से किस पेड़ की पत्तियां कड़वी होती हैं? आप सभी को पता है, नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं। बंधनवार किस पेड़ की पत्तियों से बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है पीपल से।
आगे है, निम्न में से गंध के आधार पर किस पत्ती की पहचान की जा सकती है? शीशम, धनिया, पीपल, अशोक का। तो धनिया सूंघकर इसकी पहचान की जा सकती है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी और गलती का हुआ है, कौन सी पत्तियां सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है? पालक, बैंगन, टमाटर, आलू। आप सभी को पता है पालक की पत्तियों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, पत्तियों को गलाकर बनाई गई खाद क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं हम कंपोस्ट खाद। छठा प्रश्न, गलत युग्म छांटो। गलत जोड़ा है वो छांटना है। कड़ी पत्ता चाय बनाने में, जी हाँ ये गलत है, पहला ही गलत है, कड़ी पत्ते से चाय नहीं बनती। नीम की पत्ती दवाई में, जी हाँ सही है। पुदीना पत्ती चटनी बनाने में, ये भी सही है। पालक सब्जी बनाने में, ये भी सही है। सातवां प्रश्न, कौन सी सूखी पत्ती मसाले के रूप में प्रयोग होती है? सफ़ेदे का पत्ता, जी नहीं। केले का पत्ता, ये भी नहीं। आम का पत्ता भी नहीं। जो तेज पत्ता है उसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। आगे 10वां पार्ट है, जीव जंतुओं का अनोखा संसार। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जमीन पर नहीं रहता? चीता, लोमड़ी, बाज या मेमना। तो बाज जो एक पक्षी है जमीन पर नहीं रहता। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पानी में रहता है? जेब्रा, घड़ियाल, चीतल या लकड़बग्गा। तो घड़ियाल जो है वो पानी में रहता है। आप यहाँ पर ये चित्र में देख सकते हैं, ये जो जीव है ये घड़ियाल है। मगरमच्छ की तरह का ये जीव होता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पेड़ पर रहता है? भैंस, उल्लू, सियार या मगरमच्छ। तो उल्लू रहेगा ना पेड़ पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव उड़ नहीं सकता? मोर भी उड़ सकता है, आप सभी ने देखा होगा। तीतर भी, चील भी। ये शुतुरमुर्ग जो होता है सबसे बड़ा पक्षी होता है और ये उड़ नहीं सकता है। तो आप ये जो स्क्रीन पर पक्षी देख रहे हैं ये शुतुरमुर्ग है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव झुंड में रहता है? चिड़िया, भेड़, कुत्ता या सांप। तो आप सभी ने देखा होगा जो भेड़ होती हैं वो झुंड में रहती हैं। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न, इनमें से कौन सा जीव शाकाहारी है? बाज, जी नहीं। सांप, जी नहीं, ये चूहे खाता है। बाघ, बिल्कुल भी नहीं। जो हिरन है वो शाकाहारी है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह जीव कौन सा है जिसका भोजन अन्य जीव जंतु हैं? छिपकली, जी हाँ बिल्कुल सही है, छिपकली है, छोटे कीटों को खाती है। मधुमक्खी, बकरी, भेड़ ये दूसरे जीवों को नहीं खाती। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सर्वाहारी है? बिल्ली, गाय, भैंस, बारहसिंगा। तो बिल्ली है वो सर्वाहारी है, गाय शाकाहारी है, भैंस भी शाकाहारी है, बारहसिंगा भी शाकाहारी है। आगे है 9वां प्रश्न, गलत युग्म छांटो। जो गलत जोड़ा है वो छांटना है हमें। तोता फल खाता है, ठीक है। छिपकली चूहे व छोटे जीव जंतुओं को खाती है, जी नहीं, ये ही गलत है। चिड़िया अनाज खाती है, ये सही है। मधुमक्खी फूलों का रस, ये भी सही है। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव रेंगने वाला है? गैंडा, जी नहीं। दरियाई घोड़ा, जी नहीं। बगुला, जी नहीं। सांप रेंगता है। इनमें से कौन सा जीव फुदक फुदक कर चलता है? हाथी, बटेर, फाख्ता या कंगारू। कंगारू फुदक फुदक कर चलता है। आगे है, इनमें से कौन सा जीव डंक नहीं मारता? मधुमक्खी डंक मारती है, ततैया भी डंक मारता है, बिच्छू भी डंक मारता है, मुर्गी डंक नहीं मारती। तोता कैसी आवाज़ निकालता है? आप सभी जानते हैं, तोता टें टें की आवाज़ निकालता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बिल में नहीं रहता? चींटी, चूहा, कछुआ, सांप। तो ये जो कछुआ है ये बिल में नहीं रहता है, बाकी तीनों जीव बिल में रहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता?
तो जो कोयल है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। आगे है 11वां पार्ट, पानी की बात कल्लू कोए के साथ। इसमें सिर्फ एक प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन से काम में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती? खाना बनाने में, नहाने में, कपड़े धोने में या झाड़ू लगाने में? तो झाड़ू लगाने में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे है 12वां पार्ट, रिमझिम बरसे पानी। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? तो आप सभी जानते हैं, दिन में बरसात के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। रात को बरसात होगी तब दिखाई नहीं देगा। दिन में अगर बरसात होगी और सूरज निकल आए तब इंद्रधनुष दिखाई देगा। दूसरा प्रश्न है, तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है श्रावण, जिसे हम कहते हैं सावन का महीना। तीसरा प्रश्न है, बरसात के दिनों में क्या नहीं होता? बादल गरजते हैं, जी हाँ। मोर नाचते हैं, जी हाँ। कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जी नहीं, कपड़े तो गीले हो जाएंगे। मेंढक टर्राते हैं, जी हाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य में सबसे कम पानी खर्च होता है? नहाने में, कपड़े धोने में, पीने में या गाड़ी धोने में? तो पीने में सबसे कम पानी खर्च होगा। 5वां प्रश्न, पानी के ठोस रूप को क्या कहते हैं? तो पानी के ठोस रूप को हम कहते हैं बर्फ। पीने के पानी को रखना चाहिए, कैसा रखना चाहिए? खुले में, ढककर, शौचालय के पास, इनमें से कोई नहीं। तो पीने के पानी को हमें ढककर रखना चाहिए। 13वां पार्ट है, मेरा घर है सबसे प्यारा। हम परिवार में के साथ जहाँ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं घर। दूसरा प्रश्न है, घुमंतू या खानाबदोश परिवार सामान्यतः किस प्रकार के घरों में रहते हैं? तो वो रहते हैं तंबू वाले घरों में। इनमें से किस प्रकार के घर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है? बहुमंजिला इमारतें, जी नहीं। पक्का घर, जी नहीं। हाउस बोट, जी हाँ। हाउस बोट जो नाव पर घर बना दिया तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं। अगला पार्ट है, दाएं बाएं चार दिशाएं। सुबह स्कूल जाते समय सूर्य कौन सी दिशा में होता है? तो सुबह के समय सूर्य होता है पूर्व की दिशा में। दूसरा प्रश्न है, आपका मुंह पूर्व की तरफ हो तो आपके पीछे कौन सी दिशा होगी? तो अगर मुंह पूर्व की तरफ है तो पीछे की तरफ होगी पश्चिम दिशा। तीसरा प्रश्न है, पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े होने पर आपके दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? तो आप यहाँ देखिए, अगर ये पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो दाएं हाथ की तरफ, इसका मतलब इस तरफ जो दिशा होगी वो होगी दक्षिण। दाएं हाथ जैसे दाएं जैसे दक्षिण, और बाएं हाथ की तरफ दिशा होगी उत्तर। तो यहाँ हमारा आंसर होगा दाएं हाथ की तरफ होगी दक्षिण दिशा। चलिए अब आगे चलते हैं। पूर्ण सूर्यास्त किस दिशा में होता है? तो सूर्य उदय होता है पूर्व में, और सूर्यास्त, सूर्य अस्त कहाँ होता है? वो होता है पश्चिम में। दिशाओं की कुल संख्या कितनी है? दिशाओं की कुल संख्या 4 है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। छठा प्रश्न है, मानचित्र में ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? तो चलिए यहाँ देखिए, दिशाएं ऐसे होती हैं। अगर यहाँ सूरज है, सूर्य यहाँ निकला हुआ है तो ये पूर्व दिशा होगी, और यहाँ पे पश्चिम,
फिर यहाँ पर उत्तर और ये दक्षिण, इस तरह से होंगी। पर मानचित्र में कैसे पता लगाएं कि कौन सी दिशा पूर्व है, कौन सी पश्चिम है? तो उसके लिए क्या करते हैं, तो ये जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है इसको हम घुमा देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब आप देख पाएंगे कि मानचित्र में दिशाएं इस तरह से हम पता कर सकते हैं। ये जो ऊपर की तरफ है यहाँ पर ये होगी उत्तर दिशा, यहाँ पर ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा, और नीचे की तरफ यहाँ पर दक्षिण होगी, और यहाँ पर पूर्व, और इस साइड होगी पश्चिम दिशा। तो दिशाएं मानचित्र में हम इस तरह से पता कर सकते हैं। उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होगी, दक्षिण नीचे की तरफ, पूर्व दाईं तरफ और पश्चिम बाईं तरफ होंगी। तो जो ये प्रश्न था मानचित्र में ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है, तो यहाँ एक बार देखिए, ऊपर की तरफ दिशा होती है उत्तर, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा उत्तर। चलिए अब आगे है 15वां पार्ट, कम हुई दूरियां। जलमार्ग में कौन से यातायात के साधन का प्रयोग किया जाता है, रेलगाड़ी, बस, घोड़ा गाड़ी या नाव? तो जलमार्ग में तो हम नाव का प्रयोग करेंगे। वायु मार्ग से यात्रा करने पर किस यातायात के साधन का प्रयोग किया जाता है, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, स्टीमर या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर पूछा गया है वायु मार्ग से यात्रा करने पर किस साधन का प्रयोग किया जाता है, तो हम हवाई जहाज का भी प्रयोग करते हैं और हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग करते हैं। ये जो इन्होंने उत्तर दिया हुआ है गैस स्टीमर, स्टीमर का प्रयोग तो जल से जब हम यात्रा करेंगे तब करेंगे। तीसरा प्रश्न है, रेलगाड़ियों के रुकने के स्थान को क्या कहते हैं, तो रेलगाड़ियों के रुकने का स्थान रेलवे स्टेशन है। चौथा प्रश्न, रेलगाड़ी में टिकट चेक करने वाले को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं टिकट चेकर। पोस्टमैन, वकील, कंडक्टर? जी नहीं। अगला प्रश्न है, समुद्र में क्या चलता है, हवाई जहाज? हवाई जहाज तो हवा में चलेगा, समुद्री जहाज चलेगा समुद्र में, रेलगाड़ी नहीं, बस भी नहीं। चलिए अब आगे है पार्ट 16, कुछ कही कुछ अनकही। रक्षाबंधन किस माह में मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन आता है श्रावण, जिसे हम सावन का महीना भी कहते हैं। सावन मास में हम डाकघर क्यों जाते हैं, खाना खाने के लिए? जी नहीं। फ़ोन करने के लिए? जी नहीं। पत्र डालने के लिए? जी हाँ, हम पत्र डालने के लिए डाकघर जाते हैं। अगला प्रश्न है, पत्र एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जरिया होता है, क्या होता है? अभी हमने पढ़ा डाकघर। पंचायत घर भी नहीं, अप्पू घर भी नहीं और चिड़ियाघर भी नहीं। चौथा प्रश्न है, हम किस माध्यम से अपनी बात बोलकर पहुंचाते हैं? बोलकर, ध्यान से सुनिए, लिखा हुआ है बोलकर कैसे पहुंचाते हैं बात। पत्र द्वारा लिखकर पहुंचाएंगे, मेल द्वारा लिखकर पहुंचाएंगे, टेलीफोन द्वारा? जी हाँ, टेलीफोन द्वारा बोलकर हम अपनी बात पहुंचाते हैं। डाकघर में प्रयुक्त पिन कोड कितने अंकों का होता है? तो पिन कोड कितने अंकों का होता है? पिन कोड होता है 6 अंकों का। आगे है पार्ट 17, जीवन के रंग मिट्टी के संग। बर्तन बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? आप जानते हैं चिकनी मिट्टी का प्रयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने में प्रयुक्त चाक का आकार कैसा होता है? चाक अपने कुम्हार के पास देखा होगा, वो गोलाकार होता है।
सबसे पहले मानव ने कैसे बर्तन बनाए? तो सबसे पहले मानव ने बनाए थे पत्थर व मिट्टी के बर्तन। ठीक। कुठला क्या होता है? तो कुठला अनाज रखने का बर्तन होता है। 5वां प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों को सुखाने के बाद मजबूत कैसे बनाया जाता है? रंग कर जी नहीं, गीला करके जी नहीं, पकाकर या चमकाकर? तो उन्हें पकाकर मजबूत बनाते हैं, आग में पकाकर मजबूत बनाया जाता है। 6ठा प्रश्न, बहुत पहले अनाज रखने के काम आता था, क्या काम आता था? टंकी, ड्रम, मिट्टी का कुठला या बांस की टोकरी? तो मिट्टी का कुठला पहले अनाज रखने के काम आता था। तो ये हमारा 18वां पार्ट है, रंग बिरंगी मेरी पोशाक। हरियाणा में पुरुषों की वेशभूषा मानी जाती है। हरियाणा में पुरुष क्या क्या पहनते हैं? धोती, कुर्ता। फिरन किस राज्य की वेशभूषा है? तो फिरन है जम्मू कश्मीर की वेशभूषा। तो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये इन लड़कों ने जो ये लंबा सा कुर्ता पहना हुआ है ना, इसे कहते हैं फिरन। तीसरा प्रश्न है, बर्फ के गोले बनाकर कहाँ खेलते हैं? तो बर्फ के गोले बनाकर बर्फीले क्षेत्र में खेलेंगे ना, जहाँ पे बर्फ पड़ेगी। चौथा प्रश्न, ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है। रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? कपास से, पशुओं से, कोकून से या पक्षियों से? तो रेशम हमें कोकून से प्राप्त होता है। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये रेशम का कीट है, कीड़ा है, और ये जो सफ़ेद सफ़ेद आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये कीड़ा रहता है, इसे कोकून कहते हैं। ये कोकून है। अगला प्रश्न है, कपड़े सीलने वाले को क्या कहते हैं? कपड़े सीने वाले को क्या कहते हैं? तो कपड़े सीने वाला होता है दर्जी। तो ये हमारी पुस्तक परिवेश अध्ययन के सभी पाठों के बहुवैकल्पिक प्रश्न थे। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।